बचपन की हर याद मेरे जहन में सितारे की तरह झिलमिलाती है। हालांकि मौजूदा जमाने का मयार के मुताबिक उन यादों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो एक सरहदी कस्बा था जहां मैंने होश संभाला। शक्करगढ़ उसका नाम है। हमारे घर में खुदा का दिया सब कुछ था। मेरा मतलब है कि दौलत खुशहाली के अलावा सब कुछ। मेरे दो चच्चा भी उसी घर में रहते थे और उनके दरमियान गोया ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बाप बनने का मुकाबला जारी था। मेरी दोनों चचियों की हालत इबरतनाक थी। दोनों हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, जिसमें गोया खून की रमक तक न थी। बैठ जाती थी तो उठा नहीं जाता था और उठ जाती थी तो लगता था कि अभी गिर पड़ेंगी। लेकिन बच्चों के मुकाबले में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। घर क्या था, बस एक बड़ा सा नीम पुख्ता नुमा कमरा था, जिसके वस्त में 1.5-2 गज ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जो पर्दादारी का नहीं महज हदबंदी का काम देती थी। दोनों भाई एक एक हिस्से में रहाइश पजीर थे। वहीं सब बच्चों समेत सोना, वहीं खाना पकाना और वहीं नहाना धोना। हाथे में छप्पर नुमा एक छोटा सा कमरा भी था। ये मेरी और वालिद साहब की ख्वाबगाह थी। मैं अपने वालिद का अकलौता लड़का था। आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि मेरे वालिद साहब वल्दियाती मुकाबले में अपने भाइयों से इतना पीछे क्यों कर रह गए थे। इसकी असल वजह ये थी कि मेरी वालदा मुझे यानी पहले बच्चे को जन्म देते ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब्बा जी जो कुछ कमाते थे छोटी चाची के हाथ में देते थे और इसीलिए वो हमें हंसी खुशी बर्दाश्त कर रही थी। हफ्ते में एक आध मर्तबा वो हमारे एजाज में खुसूसी डिनर का भी बंदोबस्त करती थी। यानी उस रोज बसदे अतमाम एक पाव गोश्त पकाया जाता था, जिसके लिए इतना बड़ा देग का इस्तेमाल किया जाता था कि जितनी बड़ी आजकल देग भी नहीं होती। कसूर चची का भी नहीं था। मेरे अब्बा और चचा की जितनी आमदनी थी उसमें यही कुछ हो सकता था। तीनों भाई दरअसल मलक असलम जमान साहब के मुजारे थे। 100 रुपए महीना, साल में 2 जोड़े कपड़ों के और हर फसल पर चंद बोरिया गल्ले की मिलती थी। अब मैं सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि उन उजरतों पर हम सबका गुजारा क्यों कर हो रहा था और हम जिंदा किस तरह थे। वजह यही समझ में आती है कि उस वक्त चूंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां वगैरह नहीं बनी थी, इसलिए हर चीज की प्राइस कंट्रोल में थी। नाकस खुराक, उसरत ज़दा माहौल और तमाम तर गरीबाना रहन सहन के बावजूद मेरी उठान और सेहत घर में सबसे बेहतर थी। शायद इसकी वजह यह हो कि मैं अपनी माँ पर गया था। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मैंने सुना है वो खासी हसीन और जाहो जलाल वाली खातून थी। वो इस गाँव की नहीं थी, कश्मीरन थी। मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा प्यार था। शायद इसी वजह से अब्बा जान ने उनके बाद दूसरी शादी नहीं की थी। मुमकिन है कि असल वजह ये रही हो कि दोबारा कोई लावारस खातून मुयस्सर ही ना आई हो। क्या कहा जा सकता है, दिल का भेद अल्लाह ही जाने। अब्बा जी को मुझे तालीम दिलवाने का बहुत शौक था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं, यानी मैट्रिक कर लूं। हमारे कस्बे में मिडिल स्कूल तो मौजूद था। अब्बा जी का इरादा था कि अगर मैं मिडिल स्कूल का मरहला सर करने में कामयाब हो गया तो वो मुझे मैट्रिक के लिए सियालकोट भेज देंगे, ख्वाह उसके लिए उन्हें अपना सारा असासा बेचना पड़े। मैं उनसे कभी ये पूछने की जुर्रात नहीं कर सका था कि वो असासा था क्या। चलंगा सी 2-4 चारपाइयां जिन पर हम सोते थे, या लोहे का वो ट्रंक जिसमें हम अपनी धोतियां और कुर्ते रखते थे, या फिर वो मद्रासी गाय जो हर वक्त चरती रहती थी लेकिन दूध चंद कतरों से ज्यादा नहीं देती थी। बहरहाल अब्बा जी के पास कोई असासा था या नहीं, मेरे लिए उनका जज्बा ही नाकाबिले फरामोश है। आज भी उनकी बातें याद आती हैं तो मेरी आंखें जो बेहद सफाक, नाहमिरबान और बेमुरव्वत हो चुकी हैं, नम हो जाती हैं। अब्बा जी का ख्याल था कि मैं मैट्रिक करके किसी दफ्तर में क्लर्क बाबू बन के खानदान का नाम रोशन करूंगा। मैं उनकी ख्वाहिश की तामील में बड़ी बाकायदगी से स्कूल जाता था और बड़ी बाकायदगी से मास्टर साहब की टांगें दबाकर, उनके घर का सौदा सेल्फ लाकर और दीगर छोटे मोटे काम करके घर आ जाता था। कभी कभी उन्हें ऊँघने से फुर्सत मिलती थी तो वो अजराही गरम कुछ पढ़ा भी दिया करते थे। कसूर उनका भी नहीं था, स्कूल सरकारी था। उन्होंने एक मर्तबा मुझे बताया था कि उनकी तनख्वाह मजारे से भी कम यानी 74 रुपए 50 पैसे महीना है और उसकी वसूली के लिए भी उन्हें शहर के 74 चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्कूल से फारिग होने के बाद मेरे पास वक्त ही वक्त होता था। घर में इस कदर धमाचौकड़ी रहती थी कि किसी को मेरा ख्याल नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब्बा जी और दोनों चच्चा शाम ढले थके हारे आते थे और हैंडपंप के जरिए बैठकर बारी बारी नहाते थे और फिर खाने पर टूट पड़ते थे। खाते ही लेट जाते थे और रात का अंधेरा गहरा होने तक हमारे घर पर ही नहीं पूरे कस्बे पर सकूत छा जाता था। इंसान खामोश हो जाते थे और कुत्ते भौंकना शुरू कर देते थे। इस यकसानियत से उताकर कभी कभी मैं कस्बे से निकल जाता था। सियालकोट को जाने वाली सड़क के करीब सेम ज़दा जमीन में एक गंदा नाला था जिस पर छोटी सी पुलिया बनी हुई थी। उस पुलिया की दीवार पर बैठकर मैं आती जाती लारियों और नारियों को देखा करता और न जाने क्या कुछ सोचा करता।
ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सोचने की बीमारी मुझे बचपन से सिलाहत थी। पुलिया की ये दीवार गोया मेरा मरकज़े गौर फिक्र थी। प्राइमरी स्कूल से निकलकर मैं मिडिल स्कूल में आया तो एक लड़के से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। नाम तो उसका रियाज था, मगर चूंकि कस्बों देहातों की देरीना रवायत चली आ रही है कि किसी को उसके सही और असल नाम से ना पुकारा जाए, इसलिए उसे भी राजू कहा जाता था। खुद मेरा अपना भी यही मामला था कि नाम तो अफजल था, मगर पुकारा फज्जे के नाम से जाता था। राजू मिकनी सा लड़का था, कद काठ में मुझ तकरीबन आधा, लेकिन था बहुत बदमाश। उसके बाप की करियाने की दुकान थी, जहां अमूमन राजू को भी बैठना पड़ता था। सबसे पहला काम वो ये करता था कि इब्तदाई आमदनी के 2-3 रुपए जेब में डालता था, बाद में पैसे गले में डालना शुरू करता था। स्कूल में वो बड़ा शदीद ज्यादा बनकर रहता था, लेकिन शाम को जब हम पुलिया पर मिलते तो उसके कुल्हे में पान दबा होता और उंगलियों में बगले का सिगरेट। पुलिया की दीवार पर वो मेरे करीब टांग पर टांग रख कर बैठ जाता और लंबे लंबे कश लेकर चुटकी बजा बजा कर राख छाड़ता। और जब कोई अकेली दुकेली लड़की या औरत पगडंडी से गुजरती तो उस तरफ उसे आंख मारता कि वो ना तो देखने पाती, लेकिन मैं जरूर देख लूं। फिल्में देखने का राजू बड़ा रसिया था। उसने मुस्तकिलन मुझे अपना फिल्म बीनी का साथी बनने की दावत दे दी। पैसे तो उसके पास होते ही थे, एक की जगह 2 टिकट खरीदना उसके लिए कोई मसला नहीं था। मैं उसका मकसद तो समझ गया था कि वो मुझे एक तरह से बॉडीगार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। मैं कद काठ में क्लास में सबसे बड़ा था और वक्त से पहले ही मेरी मसें भी भीगने लगी थीं। मुझे क्लासरूम में पहली बार देखने वाला तो यही समझता था कि शायद मैं 2-4 साल फेल होता रहा हूं। बहरहाल मुझे राजू के साथ फिल्म देखने के लिए जाने में कोई उज़र नहीं था। वक्त मेरे पास बहुत था, लड़ाई भड़ाई का इत्तेफाक मुझे कम ही हुआ था, लेकिन एक बात बहरहाल तय तो थी कि मैं किसी से डरता कम ही था। जिंदगी की यकसानियत से मैं पहले ही बेजार था। कस्बे के नवा में एक सिनेमा हाउस मौजूद था। तमीर तो उसकी ईंटों और गारे ही से अमल में आई थी, लेकिन नाम उसका शीश महल था। उसके नहायत बदहाल किस्म के हाल में प्लाईवुड की कुर्सी पर अंधेरे में बैठकर मैंने जब अपनी जिंदगी की पहली फिल्म देखनी शुरू की तो मुझे जिस कदर सिनसनी महसूस हो रही थी, इतनी शायद कोलंबस को पहली बार अमेरिका की सरजमीन देखकर भी ना हुई होती। कई मनाजर पर मैं सीट से इस हद तक उछला कि ऊंधे मुंह गिरते गिरते बचा। कई मनाजर पर राजू ने मेरा हाथ दबाकर मुझे रद्देअमल के इजहार से बांध रखा, गो कि हमारे इर्द गिर्द जज्बात का इजहार जारी था। बड़के और सीटियों की आवाजें वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थीं। एक मर्तबा तो हीरोइन जो गालबन सबीहा थी ने जाली दार नकाब पहनकर रक्स शुरू किया, तो साथ ही एक धोती पोश नौजवान ने भी स्क्रीन के चबूतरे के पास नाचना शुरू कर दिया। हम थर्ड क्लास में बैठे थे और वही कचाकच भरी होती थी। इंटरवल के दौरान हमें सिर्फ इक्का दुक्का मूंछों वालों ने घूरने पर इक्तिफा किया, किसी ने कुछ कहा नहीं। वैसे मैं एहतियातन वास्कट की जेब में एक छोटा सा चाकू लाया था। हमने हाल में बैठे बैठे कुछ गंडेरियां चूसी, फिर राजू ने बगले की 2 सिगरेटें सुलगाकर एक मुझे दी। मुझे सिगरेट पीनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं भी राजू के अंदाज में कश लेकर महज धुएं के गरारे करता रहा और चुटकी बजा बजा कर राग झाड़ता रहा। एक बार मैंने धुआं हल्क से उतारने की कोशिश की तो फंदा लग गया और आंखें बाहर आने लगी। चुनाचे मैंने धुआं निगलने की कोशिश तर्क कर दी। आज मैं पहली बार खुद को कुछ जवान जवान महसूस कर रहा था। फिल्म देखकर राजू को खुदा हाफिज कहकर मैं घर आया तो सब सो चुके थे। हुजरा नवा कमरे में अब्बा जी भी खराटे ले रहे थे, लेकिन मैं अपनी चारपाई पर लेटने लगा तो उन्होंने अचानक सर उठाकर कहा, बेटा रात को देर से घर ना आया करो, फिल्म देखनी हुआ करे तो एतवार को 3 से 6 वाला शो देख लिया करो। ये कहकर उन्होंने दोबारा सर तकिए पर रखा और खराटे लेने लगे। मैं सर्दी के मारे हुए चूहे की तरह चारपाई में दुबक गया। मेरी समझ में ना आया कि आखिर उन्हें किस तरह इल्म हुआ है कि मैं फिल्म देखने गया था। उस रात मुझे बहुत देर में जाकर नींद आई। मेरी रगो पैर में इस तरह सनसनी दौड़ रही थी जैसे मैंने वाकई कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर ली हो। फिल्म के मनाजर मेरे जहन से महवी नहीं हो रहे थे। मेरी यकसानियत भरी जिंदगी में पहली बार दिलचस्पी की एक लहर आई थी। उस रात मेरे सपनों की नोयत भी बदल गई। पहले अमूमन ख्वाबों में कुत्ते, भालू, गीदड़ और घोड़े वगैरह नजर आया करते थे, लेकिन उस रात सफिया खानम से मुशाबा लड़कियों के झुरमट नजर आते रहे। घोड़ा भी नजर आया, लेकिन उस पर जर्क बर्क शहाना लिबास जेबदन किए और सर पर ताज सजाए मैं खुद बैठा हुआ था। पहलू में तलवार भी लटक रही थी। गालिबन मैंने लड़कियों से कोर्स की शक्ल में गाने सुनने में कुछ ज्यादा ही वक्त जाया कर दिया, क्योंकि जब कुश्तों के पुश्ते लगाने की नौबत आई तो किसी ने मुझे जगा दिया। वो चच्ची थी जो हस्बे मामूल बाल्टी लिए मेरे करीब खड़ी थी
और हुक्म दे रही थी कि मैं गाय का दूध दो दूं। पहली बार मैं उस वक्त जगाए जाने पर बीचोताब खाकर रह गया था। उस कमबख्त गाय के थनों से दूध निकालना सहराओं से तेल निकालने की निस्बत ज्यादा मुश्किल काम था। बहरहाल घर के मामूलात अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उस दिन के बाद राजू से मेरी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हम एक दूसरे के दोस्त ही नहीं, एक दूसरे की जरूरत का भी ख्याल रखते थे। मैं उसका बॉडीगार्ड था, वो मेरा सरमायाकार और मशीर। फिल्म बीनी का शुगल बड़े तवातर से जारी था। अब तो मुझे तमाम अदाकारों की शनाख्त भी हो चुकी थी। शाम को कभी कभार मैं और राजू बाजार में मोचे के चाय खाने पर भी बैठते थे। मोचा चाय भी बेचता था और साथ साथ साइकिलों के पंक्चर भी लगाता था। इन दोनों कामों में क्या कदरें मुश्तरक थी ये मैं कभी नहीं समझ सका। शायद कदरें मुश्तरक आमदनी थी। दोनों ही काम अच्छे चलते थे। मूचे के यहाँ अखबार आता था और कभी कभार दुनिया जहां के धक्के खाता हुआ कोई फिल्मी रसाला भी आ पहुंचता था। कभी कभार मैं और राजू खेतों के पास या पुलिया पर वीरानी देखकर शूटिंग भी किया करते। तमाम किरदार हम आपस में बांट दिया करते थे। कभी राजू हीरो बन जाता था और मैं विलन, कभी मैं हीरो बनता और राजू हीरोइन। वो अपने गले में पड़े हुए रुमाल को आंचल बनाकर उसका सिरा उंगली पर लपेटते और खोलते हुए गमजदा और बारीक सी आवाज निकालते हुए पूछता। रुमाल को आंचल बनाकर उसका सिरा उंगली पर लपेटते और खोलते हुए गमजदा और बारीक सी आवाज निकालते हुए पूछता, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे शहरी बाबू? मैं भारी लेकिन रोमांटिक आवाज बनाकर कहता, कैसी बातें करती हो गांव की गोरी, हमने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है। तुम्हें छोड़कर जाने से तो बेहतर है कि हम दुनिया ही छोड़ जाएं। जब राजू हीरो का और मैं विलन का किरदार अदा कर रहा होता था तो राजू जमीन पर गिरी हुई गैर मरई हीरोइन की तरफ इशारा करके गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहता, बेगैरत, तुझे इस लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं एक हकारत आमेज कहका लगाता और राजू मुझ पर छपट पड़ता। मैं झूठ मूठ मार खाने लगता। एक बार उसने सचमुच मुझे घूंसा रसीद कर दिया जो इत्तेफाक से मेरे घुटने पर लगा और वो हाथ थाम कर बैठ गया। उसके हाथ में हल्की सी मोच आ गई थी। कभी कभी हम खेतों में गैर मरी घोड़े भी दौड़ाते और खेतों में काम करती हुई किसी गैर मरी लड़की को उठाकर घोड़े पर डालकर फरार होने की कोशिश करते। इस किस्म की शूटिंग में एक मर्तबा तो हम इतने मैव हुए कि सीधे नहर में जा गिरे। वो तो शुक्र है कि हम दोनों ही को तैरना आता था, वरना उस वक्त तो आसपास कोई बचाने वाला भी मौजूद नहीं था और इस मकाम पर नहर थी भी कुछ ज्यादा ही गहरी। हम 8वीं जमात में पहुंच चुके थे और दुनियादारी की हमें खासी समझ आने लगी थी। वैसे भी आम लड़कों की निस्बत हम दोनों ही की ज़हनी सतह बुलंद थी। एक रोज मैं पुलिया पर बैठा गन्ना छील कर चूस रहा था कि न जाने किस तरह से एक नहायत मुतरन्नम और शीरी आवाज सुनाई दी, आज तुम्हारी हीरोइन नहीं आई क्या? मैं गंदे समेत दीवार पर से नाले में गिरते गिरते बचा। संभल कर मैंने इधर उधर देखा तो पुलिया के सिरे पर नीचे विदे मुसल्ली की लड़की खड़ी नजर आई। वह सर उठाए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके हमवार सफेद दांत दंदासे से रंगे हुए रसीले सांवले होठों के अकब से झांक रहे थे। देहातों वगैरह में हम जैसे मुजारों और उनके बाल बच्चों को भी कमी कमीन ही समझा जाता है, बल्कि कमी कम और कमीन ज्यादा। लेकिन मुसल्ली तो हमसे भी कमतर मखलूक शुमार होते हैं। विदा मुसल्ली मलिक साहब के अस्तबल में काम करता था। मुझे नहीं मालूम था कि वहां उसकी इज्जत थी या नहीं, लेकिन उसकी लड़की ताजा के बारे में हमेशा यही सुना था कि मुसल्लन होते हुए भी उसमें नखरा मलकानियों जैसा था। मलक के घर में काम करने जाती थी। क्या मजाल जो मालकों और मुलाजमों में से कोई टेढ़ी नजर से देख ले, वरना मलकों के डेरे पर तो इस तबके की लड़कियां घर की मुर्गी ही होती थी। ताजा की शोहरत बड़ी अच्छी थी। हमेशा यही सुना था कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, काम से काम रखती है और काम खत्म करके घर आ जाती है। उसका कहना था कि शाख नरम हो तभी झुकाई जाती है, अगर कोई ताकत इस्तेमाल भी करे तो झुको मत, टूट जाओ। ये बातें मैं अपने चचा और चाचियों को करते सुनता था। ताजा मुझसे 6-7 साल बड़ी होगी। वो भरे भरे जिस्म की एक दराज कर लड़की थी। आंखें मोटी मोटी थी और जिसमें गुलाइयां कुछ ज्यादा ही महसूस होती थी। तेल में चुपड़े हुए बाल हमेशा पीछे को खींचे होते थे। जुटिया बड़ी सख्त गूंथी होती थी। दांत हमेशा दंदासे से चमकाए रखती थी और उसके भरे भरे रसीले होंठ कुछ ज्यादा ही रसीले नजर आते थे। आंखों में काजल का बगैर भी डोरे से खींचे हुए दिखाई देते थे। इस वक्त वो वाइल की तंग और ऊंची सी कमीज, जो शायद उसे किसी मलकानी ने दी होगी, पहने हुई थी। शलवार की जगह स्याद होती थी और पैरों में खुस्से थे। जिस बुलंदी और जिस जाविये पर मैं बैठा था वहां से उसे देखना खासा खुशगवार अमल था। मैं गिरते गिरते तो संभल गया था, मगर अब जैसे कुछ खो सा गया था। वो पुलिया पर चढ़ते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा था।
हाँ, मैंने चौंकते हुए कहा। हाँ, वो कौन सी हीरोइन? वही बनमाश, राजू का बच्चा। उसने गोया हंसी जब्त करते हुए कहा। उसे बनमाश क्यों कह रही हो? मैंने हल्की सी खफगी जाहिर करने की कोशिश की। वो दोस्त है मेरा और फिर शरीफ लड़का है, वाकई बहुत शरीफ है। वो अपनी कमीज को खींचकर गोया लंबा करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लेकर बोली। एक रोज मुझे गली में रोककर रुक्का देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, बच्चा मैं तो अनपढ़ हूँ, खुद ही पढ़कर सुना दे, क्या लिखा है। कांपते हाथों से उसने रुक्का खोलकर पढ़ना शुरू किया। जाने मन ताजा, तुम्हें देखकर जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगता है। मैंने वहीं उसे चुप कराते हुए पूछा, क्यों बच्चे, मुझे देखने से पहले तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा होता था? अबे उल्लू, दिल का तो काम ही धड़कना है। अलबत्ता अगर आइंदा तूने मुझे यूं गली में रोककर ये पढ़े लिखों वाली इश्क झाड़ने की कोशिश की तो ऐसी पटाई लगाऊंगी कि दिल के साथ साथ गुर्दे और फेफड़े वगैरह भी धड़कने लगेंगे। उस दिन के बाद मुझे ताजा बाजी कहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क का ऐसा दर्दनाक अंजाम, ए सांवली हसीना, तुझे उस कम उम्र आशिक का यूं दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मुझे हैरत थी कि राजू ने यह वाकया मुझे नहीं बताया था, हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाता नहीं था। टिड्डा सा तो वो है, ताजा बोली, और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने गन्ना दीवार पर रखकर सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। मैं तो टिड्डा सा नहीं हूं। उसने गन्ना उठाकर मेरे कंधे पर मारा और बदस्तूर हंसी जब्त करते हुए बोली, ये तुम दोनों इतनी छोटी छोटी उम्रों में इतने बदमाश क्यों हो गए हो? मैंने सुना है तुम फिल्में बहुत देखती हो। कसूर फिल्मों का नहीं सांवली हसीना, मैंने दर्दनाक लहजे में कहा। कसूर हमारी रगों में दौड़ते हुए लहू का है। फिर मैंने लहजा बदलकर संजीदा होते हुए पूछा, तुमने राजू को मेरी हिलवन क्यों कहा था? तुम दोनों यहाँ शूटिंग जो करते रहते हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से पूछा। हम तो शूटिंग शुरू करने से पहले इत्मीनान कर लेते हैं कि दूर दूर तक कोई मौजूद तो नहीं। मैं वहां होती हूँ। उसने काफी फासले पर मौजूद एक दरख्त की तरफ इशारा किया। उस दरख्त पर चढ़कर शाखों में छुप जाती हूँ, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आती। बुलंदी सी शूटिंग में जरा अच्छी नजर आती है, उल्लू की बैठी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मुझे इस तसव्वुर से नदामत हो रही थी कि हमारे न जाने कैसी कैसी मुज़ायक़ाखेज़ हरकतें वो देखती रहती थी। तहाँ मैंने दिल की दिल ही में रखते हुए पूछा, तुम दरख्त पर चढ़ लेती हो? क्यों नहीं, मैं तो घोड़े पर सवारी भी कर लेती हूँ, नहर में तैर भी लेती हूँ। वो कतरे बेपरवाही से बोली, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोली, शाम पड़ रही है, अब मैं चलूं? वो कस्बे की तरफ नहीं, सड़क की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही हूँ? मैंने पूछा। चक 42। उसने जवाब दिया। चक 42 सड़क के पार करीबन 1.5 मील के फासले पर था। मैं अपनी मासी को बुलाने जा रही हूँ। वो बोली, अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने मलकों के यहाँ काम पर भी जाना होता है। अब्बा ने कहा, मासी को बुला ला, कुछ दिन घर का काम वो संभाल लेगी। वैसे भी वो आकर कुछ दिन बहने को कह रही थी। तुम अकेली जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं दीवार से उतरते हुए कहा और साथ ही एक फिल्मी मुकालमे का इजाफा किया। आखिर तुम हमारे गांव की इज्जत हो मुटियारे, तुम्हारी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं खुद करूंगी। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। मैं मबहूत खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसकी कमर की लचक, उसकी लहराती चोटी, सब कुछ बहुत भला लग रहा था। वो सड़क पार करके कच्चे में उतर चुकी तो मैंने अपने सरापा का जायजा लिया। गोया मैं इतना बड़ा हो चुका था कि कोई जवान, बल्कि मेरी और राजू की इस्तिलाह में फुल जवान लड़की मेरे साथ चलते वक्त ये अंदेशा महसूस करने लगी थी कि लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये तसव्वुर बड़ा सनसनीखेज था। मैंने अपने रगपट्टे टटोल कर देखे, बाजों की मछलियों का जायजा लिया। सब कुछ ठीक ठाक ही था। खुश रह फजे पुत्र, मैंने दिल ही दिल में अपने आप को दाद दी। अब थोड़ी सी कसरत भी शुरू कर दे ताकि तू जल्दी से पिंड का गबरू जवान बन जाए। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।